India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धर्म परिवर्तित दलितों को आरक्षण लाभ मसले पर गठित आयोग को रद्द करने की मांग। वादी ने कहा, आयोग को जांच से सुनवाई में होगी देरी, ईसाइयों और मुस्लिमों के अधिकारों का होगा हनन। बैंक लोन घोटाला मामले में गिरफ्तार वेणुगोपाल धूत की कोर्ट में हुई पेशी। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर, पति दीपक कोचर पहले ही हैं गिरफ्तार। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्नाव रेप पीड़िता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बरती नरमी। कहा, पुलिसिया कार्रवाई में न हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील महमूद प्राचा को दी राहत। दफ्तर पर छापेमारी के लिए सर्च वारंट पर रोक। ट्रायल कोर्ट के अन्य आदेशों के निष्पादन पर भी लगी रोक। बढ़ते आगे धर्मांतरण की बात करते हैं। धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति स्टेटस की जांच के लिए केंद्र के नए आयोग के गठन के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आयोग के गठन और उसके कार्य से याचिका पर सुनवाई में और देरी हो सकती है और इसके कारण ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपनाने वालों को हक मिलने में देर हो सकती है। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण का फायदा देने की संभावना और उनकी स्थिति की जांच करने के लिए केंद्र द्वारा गठित आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार दलितों को ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा देने और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस याचिका संबंधित याचिकाओं की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए। याचिका में कहा गया है कि मुख्य याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और यदि जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन आयोग को जांच की इजाजत दी गई तो याचिका पर सुनवाई में और देरी हो सकती है। इस तरह की देरी से अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा, जिन्हें पिछले 72 वर्षों से अनुसूचित जाति के इस विशेषाधिकार से वंचित रखा गया है। याचिका में दलील दी गई कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की 2007 की रिपोर्ट में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें उन दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना की जांच करने के लिए आयोग गठित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है, जो वर्षों से ईसाई या इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अगर आयोग के गठन के आदेश की अनुमति दी जाती है तो मुख्य याचिका पर सुनवाई में और देरी हो सकती है, जो कि 18 से ज्यादा वर्षों से लंबित है, जिससे अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अपूर्णीय क्षति होगी, जो पिछले 72 वर्षों से अनुसूचित जाति के विशेषाधिकारों से वंचित हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि देरी से समुदाय के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और अनुच्छेद 21 के अनुसार शीघ्र न्याय देना अनिवार्य है।
इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इलाय पेरुमल आयोग, मंडल आयोग, गोपाल सिंह आयोग, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सच्चर समिति की रिपोर्ट आदि जैसे कई अध्ययनों और वैधानिक आयोगों की रिपोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाला मामले में पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद अब वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाएं दी। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। धूत की कोर्ट में पेशी हुई। जांच एजेंसी इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वे फिलहाल 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर हैं। 71 वर्षीय धूत को सोमवार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी के 3 दिनों के बाद की गई। सीबीआई ने वर्ष 2019 में दर्ज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बैंक लोन से जुड़े मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को आरोपी बनाया है। उनके अलावा इस मामले में दीपक कोचर के संचालन में चलने वाली न्यू पावर रिन्यूएबल या NRL, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी माना गया है। सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाएं दी। सीबीआई का ये भी आरोप है कि चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई के दिशा निर्देशों और बैंक की कर्ज नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूर किया गया। एफआईआर के मुताबिक इस मंजूरी के एवज में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से न्यू पावर रिन्यूएबल में 64 करोड़ रुपए का निवेश किया और 2010 से 2012 के बीच हेरफेर करके पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट को SEPL का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया। इस दौरान पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट और NRL का मैनेजमेंट दीपक कोचर के ही पास था। सीबीआई ने सबसे पहले दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मार्च 2018 में आरंभिक जांच दर्ज की थी। यह आरंभिक जांच वीडियोकॉन ग्रुप को लेंडर के एक समूह द्वारा 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिए जाने के मामले में दर्ज की गई थी। सीबीआई भ्रष्टाचार के कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले अपनी जांच शुरू करने के लिए पीई रजिस्टर करती है। अपनी आरंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के दौरान वीडियोकॉन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों को कुल 1,875 करोड़ रुपए के 6 लोन मंजूर किए जाने में आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों का उल्लंघन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्नाव रेप पीड़िता के खिलाफ आरोपी के पति द्वारा दर्ज एफआईआर में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता और उसकी मां ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों को लागू करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया था। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने पीड़िता की अग्रिम जमानत याचिका में नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। अदालत ने इस मामले को 1 मार्च 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया। अदालत को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता पीड़िता 17 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुई थी और सीआरपीसी की धारा 207 के अनुपालन के लिए मामला 9 जनवरी 2023 को अगली सूचीबद्ध है। एडवोकेट महमूद प्राचा और एडवोकेट जतिन भट्ट के माध्यम से दायर अग्रिम जमानत याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी महिला के पति ने पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ एक तुच्छ और तंग करने वाली शिकायत दर्ज की है। इस आशय का कि उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि का झूठा रिकॉर्ड बनाने के लिए उसके स्कूल से एक जाली ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता पीड़िता की ओर से पेश वकील RH सिकंदर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत याचिका को 16 दिसंबर को वापस ले लिया गया था। पीड़िता के साथ 2017 में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
और उसके साथियों ने उस समय बार बार सामूहिक बलात्कार किया था जब वो नाबालिग थे। सेंगर को उन्नाव जिले के एक गांव माखी के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पीड़िता से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता की ट्रांसफर याचिका में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुकदमे को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। देश में पिछले कुछ महीनों से ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना पर खूब राजनीति हो रही है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंह की पीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत में अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल की ओर से इस मामले में एक याचिका दायर की गई है। अदालत इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में जाति आधारित सर्वे और जाति आधारित जनगणना को बेहद जरूरी बताया गया है। ओबीसी समाज के विकास के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ठोस आंकड़ों के बिना ठोस नीतियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी है। याचिका में कहा गया, जाति आधारित सर्वे और जाति आधारित जनगणना की कमी के कारण सरकारें पिछड़े वर्गों के सभी तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को साझा करने में असमर्थ हैं। ठोस आंकड़ों के बिना उस समाज के लिए योजना नहीं बनाई जा सकती है। याचिका में कहा गया, 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इसे लेकर घोषणा की गई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार जनगणना 2021 में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर अलग से आंकड़े जुटाएगी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने 2017 में बनाए गए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को पेश नहीं किया। सरकार अब इससे परहेज कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब भी दिया। नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की जनसंख्या की गणना नहीं की है। वहीं इससे पहले देश में जनगणना को कोरोना के प्रकोप के कारण रोक दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील महमूद प्राचा को राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी करने के लिए एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सर्च वारंट और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अन्य आदेशों के निष्पादन पर रोक लगा दी है। जस्टिस जसमीत सिंह की प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 24 दिसंबर 2020 को प्राचा के कार्यालय परिसर की तलाशी ली थी और सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस की तामील नहीं की गई। प्राचा पर पुलिस द्वारा पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। अगस्त 2020 में वकील के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्राचा के कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पते के आपराधिक दस्तावेजों और आउटबॉक्स के मेटा डेटा की सर्च के लिए एक स्थानीय अदालत से एक सर्च वारंट प्राप्त किया। प्राचा ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज मांग रही है और वास्तव में इस तरह के एक वारंट के निष्पादन के दौरान उन्हें पहले ही जब्त कर लिया गया था। प्राचा ने तर्क दिया है कि वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में दस्तावेजों की आपूर्ति करने को तैयार है, लेकिन पुलिस उसके पूरे कंप्यूटर को जब्त करने पर जोर दे रही है, जिसमें उसके हजारों क्लाइंट का संवेदनशील डाटा है। दलील में कहा गया है कि यह पूरी तरह से मनमाना और कानून के शासन की मूल अवधारणा के खिलाफ है। पुलिस के लिए गुप्त तरीके से कार्य करना और एक नया तलाशी वारंट प्राप्त करना, जब पूरा मामला सीएमएम के समक्ष लंबित था। प्राचा ने स्पेशल सेल द्वारा उनके कार्यालय में की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ निचली अदालत में एक अर्जी दायर की थी और पूरी कवायद को पूरी तरह से अवैध और अनुचित बताया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में एक वकील का पदनाम योग्यता के आधार पर ऐसे वकील को दिया गया विशेषाधिकार है, न कि एक ऐसा पद जिसके लिए एक वकील पात्रता का दावा कर सकता है। उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को पारित अपने फैसले में कहा, इसलिए वकील लिंग के आधार पर वरिष्ठ पदनाम के लिए किसी भी आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। जस्टिस एम सुंदर और एन सतीश की पीठ ने इसलिए एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि किसी भी अपीलीय अदालत में कुल नामित वरिष्ठ वकील का 30 से 50% महिला वकील होना चाहिए। याचिकाकर्ता मदुरै जिले के एक वकील एस लॉरेंस विमलराज ने महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अदालतों में महिला वकीलों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। न्यायालय ने हालांकि ये माना कि विमल राज ना तो स्वयं एक पीड़ित पक्ष थे और ना ही याचिका दूसरों की ओर से जनहित याचिका थी।
इसलिए इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं था। पीठ ने गुणदोष के आधार पर याचिका की भी जांच की। जस्टिस सतीश कुमार ने अपनी अलग लेकिन सहमति वाली राय में वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के इतिहास का पता लगाया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 उपधारा 2 स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देती है कि वरिष्ठ पदनाम वकीलों को दिया जाने वाला एक भेद है और ऐसा कुछ नहीं है जो ज्ञात या पूर्व निर्धारित मानकों को प्राप्त करने पर स्वचालित रूप से आता है। यूपी पुलिस पीएससी भर्ती 2018 पर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को वादी की नियुक्ति पर 1 महीने में विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप सामान्य श्रेणी महिला के कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित नहीं किया गया है। याची का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव केस का लाभ पाने का उसे अधिकार है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। याची के देरी से आने के कारण भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव केस के आधार पर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। याची का कहना था कि याची को पुलिस भर्ती में 160 से अधिक अंक प्राप्त हैं, जो सामान्य वर्ग की महिला कोटे के कट ऑफ अंक से ज्यादा है। इस पर कोर्ट ने विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस पंकज भाटिया के सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि वाहन हादसे के मामलों में मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजा तय करते हुए उसमें से बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य की कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि जब मुआवजे के लिए आय की गणना की जाए तो इसे आय के रूप में शामिल करना जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने एक पूर्व फौजी के आश्रितों के मुआवजा राशि को 21 लाख से बढ़ाकर 37 लाख कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए हिसार निवासी पुष्पा देवी ने बताया कि उनके पति पहले फौज में थे और बाद में उन्होंने एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली थी। अगस्त 2015 में उसके पति को जीप ने टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। याची ने बताया कि उनके पति उस समय 52 साल के थे और 21,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वेतन पाते थे। याची पूर्व फौजी थे और ऐसे में उन्हें पेंशन के रूप में 15,000 रुपए महीना मिलता था। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हिसार ने मुआवजा तय करते हुए याची के पति की आय में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मिलने वाले वेतन को ही जोड़ा, पेंशन को नहीं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि याची के पति को मिल रही पेंशन अब परिवार को मिल रही है, ऐसे में ये नुकसान नहीं है। ऐसे में मुआवजे के रूप में याची को केवल 21 लाख रुपए जारी करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी जैसी चीजें परिवार को कर्मचारी की सेवाओं के कारण मिल रही हैं, न कि वाहन हादसे में मौत के कारण। ऐसे में हाईकोर्ट ने पेंशन की राशि को भी याची के पति की आय में जोड़ते हुए मुआवजे की राशि को 21 लाख से बढ़ाकर 37 लाख कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के काम नहीं करने और उदासीन रवैये से नाराज होकर हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और अथॉरिटी के सीईओ को अदालत में अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी वकील द्वारा बताए गए राज्यों के निर्देशों की कमी पर कड़ी आपत्ति जताई। यहां तक कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन करने वाले 20 अक्टूबर 2018 के सरकारी प्रस्ताव की प्रति भी उन्हें प्रस्तुत नहीं की गई। पीठ डॉक्टर हरीश शेट्टी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रणति मेहरा ने 2017 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के गैर कार्यान्वयन के खिलाफ किया। विशेष रूप से मेंटल हेल्थ सुविधाओं में रोगियों की स्थिति का नियमित रूप से आकलन करने के लिए बोर्ड के संबंध में यह पता लगाने के लिए कि क्या उन्हें वापस समाज में आत्मसात किया जा सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया। ये नोट किया गया कि हालांकि अथॉरिटी 2018 में स्थापित की गई, लेकिन ये गैर कार्यात्मक बना हुआ है। अथॉरिटी ने 4 वार्षिक बैठकें आयोजित नहीं की और वास्तव में 2018 के बाद से केवल 5 बैठकें आयोजित की गई। अदालत ने कहा कि सितंबर में निर्दिष्ट बैंक खाते के साथ धन की कमी थी। कोर्ट ने आगे आश्चर्य जताया कि 15 दिसंबर 2022 को स्टेट मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए सरकारी प्रस्ताव क्यों जारी किया गया, अगर अथॉरिटी पहले से ही अस्तित्व में है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को स्टेट मेंटल अथॉरिटी द्वारा आयोजित होने वाली अगली बैठक में उपस्थित रहने और शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब 12 जनवरी 2023 को होगी। तो कोर्ट साउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।
India Legal presents Courts Roundup.